कोई भी एक रिलेशनशिप होता है ना, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशन, उसमें कभी भी कोई एक तरह का इंसान तो होता नहीं। एंड हम जब बचपन में बॉर्न ही होते हैं, एक चिकन में आप देखोगे जैसे ही एग हैच होता है तो चिकन लाइन में अपनी मदर और हैन को फॉलो करने लगते हैं। किसी ने सिखाया नहीं, पर वो एक नेचर, एक इनबॉर्न नेचर है कि वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे एक साइंटिस्ट होते थे बोल्बी, उन्होंने 4 अटैचमेंट थ्योरीज निकाली थी, तो उसको कहते हैं बोल्बीज अटैचमेंट थ्योरी। तो उन्होंने ये सिखाया था। तो 4 टाइप्स की अटैचमेंट होती है। और अटैचमेंट कैसे एक बेबी अपनी मदर को करते हैं, अगर मदर है, जैसे बेबी बॉर्न हुआ, बेस्ड ऑन व्हाट द मदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द बेबी इज, है ना, कैसे वो उसको प्यार से पाल रहे हैं, गुस्से से पाल रहे हैं, नेचर क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो एक जो बेबी है वो अपना एक स्टाइल, अटैचमेंट स्टाइल बनाता है। और जनरली वो एक अटैचमेंट स्टाइल किसी तरह के ट्रॉमा से आता है, लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। तो ट्रॉमा एक बहुत ही बड़ा वर्ड हो जाता है। एनी काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, उससे एक तरह का अटैचमेंट स्टाइल होता है। तो वैसे ही एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और किसी भी रिलेशनशिप में हम, क्योंकि हम वो अटैचमेंट स्टाइल अपना ही समझते, हमें अपनी अवेयरनेस नहीं होती, हम ब्लेम करते हैं सामने वाले को कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम ऐसे हो। पर हम अपने आप को, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आज हम उसी को समझेंगे, और जो हम समझेंगे वो एप्लीकेबल है हमारे बच्चों के साथ भी, हमारे हस्बैंड्स के साथ भी, और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी। तो बेसिकली आइडिया है कि हम अपने आप को समझें, सामने वाले को समझें, और जो नेगेटिव एक पैटर्न है, एक नेगेटिव लूप चल रहा है किसी भी रिलेशनशिप में, उसे हम वहीं पे कट करके उसको सेल्फ रेक्टिफाई कर पाए। तो ये 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एक होता है एंशियस, एक होता है अवॉइडेंट, एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर। ठीक है। अब मान लो अगर मेरा एंशियस स्टाइल है, पहले अवॉइडेंट पे आते हैं। अगर मैं अवॉइडेंट स्टाइल मेरा नेचर है, तो मुझे किसी भी रिलेशनशिप में ऑन द सरफेस मैं शो करूँगी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे को इमोशंस नहीं है, मैं डिस्टेंट हूँ, मैं अलूफ हूँ, और मैं किसी भी तरह की इमोशनल डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस में इतना इंटरेस्ट नहीं शो करती। अगर मेरे से सामने वाला पूछेगा भी कि अच्छा बताओ तुमको वो चीज़ कैसे लगती है, तुम क्या फील कर रहे हो, तो मुझे वो नहीं डिस्कस करना, मुझे नहीं वो पसंद आता। एंड जब कोई पार्टनर एक रिलेशनशिप में अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होता है, तो उसका जनरली नेगेटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होता है कि वो अपने सामने वाले पार्टनर की फीलिंग्स वैलिडेट नहीं कर पाते। वैलिडेट का मतलब उसको एक तरह से कंफर्म नहीं कर पाते, गेस नहीं कर पाते कि हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो वो उनके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती बाय नेचर। एंड आप ये पढ़ पा रहे हो? तो अगर कोई सामने वाला पार्टनर बोलेगा भी कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको नहीं वो अंडरस्टैंड करने में, वैलिडेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। एंड जनरली क्या होता है, एक एंशियस पार्टनर एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के साथ उनका पेयरिंग हो जाता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज में पार्टनर। तो एंशियस अटैचमेंट वाले होते हैं जो बहुत चिंता करते हैं, वरियर्स होते हैं। एंशियस मतलब एंजाइटी से आता है। तो उनको होता है कि मैं, अगर मेरी चीज़ में मैं ये कंट्रोल कर लूँगी, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगी, मेरे ये चेक मार्क्स होंगे, तो मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे को अगर मैं ऐसे ऐसे ठीक करूँगी अपनी मैरिज में, अपने बच्चों के साथ, तो मेरी ये मैरिज सस्टेन करेगी, अच्छी चलेगी, मेरी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, मेरे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, एनी रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसमें एक तरह का कंट्रोल आ जाता है, इमोशनल कंट्रोल करना चाहते हो आप एक सिचुएशन को, सामने वाले को, पर हम वो समझते नहीं कि हम कंट्रोलिंग नेचर हैं। तो वो अवेयरनेस हमें अपने अंदर खुद से लानी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि हम एंशियस, हमारा अटैचमेंट स्टाइल एंशियस है। तो ये जो स्टाइल है ये कहाँ से आ रहा है? पेरेंटिंग स्टाइल से। जब जैसे ही हम अटैचमेंट थ्योरी, बोल्बीज अटैचमेंट थ्योरी से ये एंशियस स्टाइल्स 4 तरीके के आए। तो हमारा आइडिया क्या है, जो एंशियस वाले होते हैं ना, वो गिवर्स होते हैं रिलेशनशिप में, वो बस गिव 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 करते हैं। तो उनको लगता है मैं तो इतना कर रही हूँ, सामने वाला समझ नहीं रहा, है ना। और सामने वाले को लगता है कि
मतलब ये क्या है, ये इमोशंस क्या है, ये फीलिंग्स, लाइफ जैसी है वो चल रही है, प्रैक्टिकल होके थोड़ा डिटैच होके चलते हैं। और कैसे हम एंशियस अटैचमेंट से हम अपनी बाउंड्रीज हमें सेट करनी होती है, इमोशनल बाउंड्रीज रखनी है, ताकि हमको कल को ये ना लगे कि अरे मैंने इतना दिया और मेरे साथ ये हुआ। तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी स्कोप करनी है सो दैट हम अपने रिलेशनशिप्स में एक दायरा रखें जो एक हेल्दी दायरा है। एंड सबसे पहले उसका क्या है कि आप अपनी एनर्जी जो आउटवर्ड्स जा रही है उसको इनवर्ड लाएं। आप अपने पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ, अपनी खुशी, रादर दैन कि मेरी मैरिज ऐसे हो जाए, मेरा पार्टनर खुश रहे, मेरे पेरेंट्स खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो। आपने कई बार देखा होगा, मैं हमेशा पहले क्या बोलती हूँ, सेल्फ लव इज द फर्स्ट लव। एंड कई बार ना ये जो एंशियस अटैचमेंट है ये किससे आ रही है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल से, कि अगर मैं ये कंट्रोल कर लूँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा एक रिजल्ट आएगा। तो लेटिंग गो टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, मतलब भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी डेस्टिनी के ऊपर ट्रस्ट करना इज वन ऑफ द बिग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो टू कोप अप विद दिस। आप लोग पढ़ पा रहे हो या मैं पढ़ के बताऊँ? पढ़ा जा रहा है पीछे? तो ये बेसिकली फियर ड्रिवन होता है। ये जो एंजाइटी एंशियस स्टाइल है, दिस इज फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन यू लव एंड फियर ऑफ लूजिंग योर मैरिज, योर फ्रेंडशिप। तो दैट इज द अटैचमेंट स्टाइल। एंड ऐसे पार्टनर्स अपनी रिलेशनशिप में नेगेटिवली क्या पैटर्न लाते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। बेसिकली बार बार एक कंसर्न लेके आना, हाइपर रिएक्टिव होना, बहुत सेंसिटिव हो जाना किसी भी सिचुएशन में, अरे अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे ना एक तरह का बस वरी बना के रखना, एंजाइटी। अच्छा तुम ये खा लो ना, ये खा लो, नैग करना, ये थोड़े बहुत वो एक देखने वाले फैक्टर्स होते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? पर एंशियस वालों को और अवॉइडेंट वालों को एंड डिसऑर्गेनाइज एंशियस स्टाइल से हमें अल्टीमेटली क्या कहना है, हमें सिक्योर अटैचमेंट में आना है। तो ये है डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। अभी मेरे नोट्स नहीं है, जितना भी मैंने बोला था वो सब डायरी में रह गए। तो डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट वो होता है जिसका एक बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहता है, मे बी ब्रोकन मैरिज हो पेरेंट्स की, तो उनको एक नॉर्मल सिनेरियो अंडरस्टैंड करने में भी डिफिकल्टी आती है। तो जब डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल होता है तो उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है हर किसी से उनको कुछ ना कुछ एक तरह से सस्पिशन रहता है। वो एंशियस अटैचमेंट वालों में भी रहता है, पर इनमें थोड़ा अलग होगा, इनका बिहेवियर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, कभी बहुत ही अलूप हो जाएंगे। तो ये एक तरह से डिसऑर्गेनाइज एक बिहेवियरल पैटर्न है। अब ये सिक्योर अटैचमेंट, अब कोई भी सिक्योर अटैचमेंट पर आना मतलब एक रिलेशनशिप में इक्विलिब्रियम आ जाना। और अगर हम अपने ऊपर वर्क करें, अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप पे, तो हम इस लेवल पे आ सकते हैं, सिक्योरिटी अटैच। तो आइडिया किसी भी रिलेशनशिप को होता है कि एक सिक्योर अटैचमेंट हो। एक फियर जो होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि अरे मैं इसको लूज ना कर दूँ, मैं ऐसे ना कर दूँ कि मैं खो दूँ, तो वो एक चीज़ ओवरकम है। और अवॉइडेंट पार्टनर क्या करते हैं, अगर अवॉइडेंट पार्टनर अपने पार्टनर को वैलिडेट करे, उनके फीलिंग्स कैसे करेंगे, ये शो करके कि आई रियली अप्रिशिएट द वे यू पुट सो मच एफर्ट इनटू कीपिंग अ होम एंड थिंग्स डिवाइड। ये अवॉइडेंट पार्टनर जनरली कैसे होते हैं, चलो मैं आगे बताऊँ कि आगे वो स्लाइड आएगी। जनरली ये क्या होता है, अवॉइडेंट पार्टनर को लगता है कि मैं कमा के आ रहा हूँ, मैं घर ठीक रख रहा हूँ, मैं सारे काम तो करता हूँ, सब्जी भी ले आता हूँ, ये भी कर रहा हूँ, फिर भी उसको लगता है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं अटैच नहीं हूँ, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी होती है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में। और जो एंशियस पार्टनर होता है वो ज़्यादा वर्बल होता है, कम्युनिकेटिव होता है, और वो ज़्यादा डेप्थ में जाता है, फील करता है बहुत। तो उसे लगता है कि अरे मैं इतना कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस जो डांस ऑफ इंटीमेसी है बिटवीन अवॉइडेंट एंड एंशियस पार्टनर और गॉड फॉरबिड डिसऑर्गेनाइज पार्टनर, तो वो एक डांस ऑफ इंटीमेसी का जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब एक स्टेट ऑफ बैलेंस आ जाता है, तो वो क्या होता है, सिक्योर अटैचमेंट। और
एंशियस पार्टनर को अगर आपने बेटर फील करवाना हो सकता है कि आप अवॉइडेंट पार्टनर हो। लॉट ऑफ टाइम वुमेन आर ऑल्सो अवॉइडेंट पार्टनर, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई फीलिंग्स डिस्कस करे, कोई ज़्यादा टची हो, नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो वो अवॉइडेंट ट्रेट्स एक फीमेल में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल ये जेंडर बेस्ड है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो एंशियस पार्टनर को आप कैसे करोगे? आई एम लिसनिंग टू यू, आई अंडरस्टैंड, आई कैन फील, क्योंकि आप उनके इमोशंस को आप वैलिडेट करते हो। ठीक है, अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे अपने पार्टनर को, तो वो पार्टनर धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएगा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैरिज हो, एनीथिंग। तो ये मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव से ही बोल रही हूँ, बट आप इसको मान के चलो कि ये एक डायनामिक जो है ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। तो ये एक डांस ऑफ इंटिमेसी है, ये नेगेटिव पैटर्न है। कैसे एंशियस पार्टनर को बेसिकली एक तो फियर होता है कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगी वो मेरे को छोड़ के ना चले जाए, या वो अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने पार्टनर को बहुत ब्लेम करते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने सुना नहीं, ये नहीं करी ना। तो अवॉइडेंट पार्टनर क्या करता है? इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है। अगर आप बात भी कर रहे हो, अपनी इमोशनल कंसर्न लेके भी जा रहे हो, वो शो करेंगे कि अच्छा ठीक है बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, अभी हूँ। तो वो डेफर करते रहते हैं, क्योंकि बचपन में ही उनको ऐसा एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग स्टाइल हो गया कि वो कन्फ्रंटेशन नहीं बर्दाश्त कर पाते, या तो उनका बीपी हाई हो जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगी। तो एज अ पार्टनर हमें समझना है कि अभी मेरा पार्टनर रेडी नहीं है, और एज अ पार्टनर उसे समझाना है कि जब आप रेडी हो तो आपको मेरी कंसर्न, मेरे इमोशंस भी समझने हैं और सुनने हैं, बिकॉज वो मैं अंडरस्टैंड, दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ठीक है, और बेसिकली दोनों के जो फियर है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज है, लोनलीनेस है, सेंस ऑफ अबैंडनमेंट है, रिजेक्शन है, बचपन में जो वो एक पैटर्न बन गया, ठीक है, वो जो डीप सीटेड हमारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उसके जो रीजन है दोनों के सेम है, बस दोनों का एक रिएक्शन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जो एंशियस पार्टनर है वो वरियर होता है, जो अवॉइडेंट पार्टनर है वो अलूफ, डिटैच करता है, पर दर्द दोनों को सेम है। और कई बार ये भी मानते हैं कि अवॉइडेंट पार्टनर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो इतना वीक होता है कि वो अपने इमोशंस को कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहता, बात ही नहीं करना। उसको लगता है कि मैं ये कोप ही नहीं कर सकता इमोशंस, उनको समझ में नहीं आता, उनको एक कन्फ्यूजन हो जाती है, एक तरह से नमनेस हो जाती है कि कैसे मैं ये डील करूँ। और जो एक इमोशनल पार्टनर है वो अपना कंसर्न लेके जाता है कि तुमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया और ये, तो उस टाइम वो एकदम उसको समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ। तो या तो वो चिढ़ जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, ठीक है, या अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चीज़ें अगर एंशियस पार्टनर समझ जाएगा तो उसे पता होगा कि हाउ टू डील विद द अवॉइडेंट बिहेवियर। बहुत टेक्निकल बातें तो नहीं कर रही मैं आपके साथ। तो नाउ जब हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमारा सामने वाला कैसे है, तो हम उसको कैसे हील कर सकते हैं ताकि हम एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में जाए। तो इमोशनल अटैचमेंट के लिए, एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना। अब क्या है, एंशियस पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो उनको लगता है कि मैंने तो बोल दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एनी रिलेशनशिप, जब तक आप स्पेसिफिकली नहीं बोलोगे ना कि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, तो आपको सामने वाले से वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जनरली लेडीज़ की आदत होती है, जनरली, क्योंकि टीवी वगैरह में इतना देखा होता है, बॉलीवुड कि चलो वो तो अपने आप समझ ही जाएगा मुझे क्या चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। आपको अपनी नीड, कोई भी नीड हो, इमोशनल नीड, तो वो स्पेसिफिकली बतानी है। थैंक यू। सो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जनरली एजिटेट बहुत होती है, क्रिटिकल बहुत होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बचपन में क्रिटिसिज्म बहुत देखा। क्रिटिसिज्म का मतलब समझना, आलोचना, एंड इनको भी लगता है कि वी आर नॉट गुड एनफ, है ना। अगर सामने वाले को लगेगा कि मैं गुड एनफ ही
में नहीं आएगा एक्सेप्ट करना कैसे, और एक सेल्फ अवेयरनेस। तो बेसिकली अवॉइडेंट वालों के साथ क्या करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, दैट इट इज़ सेफ, आप मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, मैं वैसे रिएक्ट नहीं करूँ। बट जनरली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर होता है वो एंशियस पार्टनर होता है, वो हाइपर सेंसिटिव होता है, हाइपर रिएक्टिव होता है, गुस्सा कर देगा। तो वो जो अवॉइडेंट होता है वो अपने शेल में और घुस जाता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यू करता है, तो उस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करके हमें पॉजिटिव साइकिल को। और अवॉइडेंस क्या करते हैं, अपने इमोशन सप्रेस करते हैं, शाय होते हैं, कनेक्शन दूसरों के साथ बिल्डअप नहीं करना चाहते हैं, और इनकी बाउंड्रीज बहुत एक्सेसिव होती है, इतनी एक्सेसिव होती है कि वो अपने इनर वर्ल्ड के बारे में, अपने इनर प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करते, दे आर ऑलवेज अ मिस्ट्री एनिग्मा। तो जो एंशियस वाला होता है ना, उसके लिए वो एक थ्रिल होता है टू फाइंड आउट, अच्छा ऐसे भी कोई है, मतलब क्या है इसके बारे में, क्यूरियोसिटी होती है। तो एक वो डांस ऑफ इंटिमेसी चलता है। एंड जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी होती है जनरली वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, उन्हें कोई नहीं चाहिए। और एंशियस वाला क्या होता है, मैं खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेती हूँ, मैं सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये एक अप्रोच है। तो एंशियस वाले को लगता है कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अवॉइडेंट को तो चाहिए ही नहीं मदद, बट एंशियस का जो एक आइडेंटिटी है वो क्या है, मदद करते आ रहे हैं। तो एक वहाँ भी एक डिस्कनेक्ट होता है। एनी रिलेशनशिप सिक्योर, अनसिक्योर से सिक्योर रिलेशन में जाने के लिए इज वर्क, है ना, इट इज़ लॉट ऑफ वर्क। चाहे आप मैरिज इज हार्ड वर्क, सबको पता ही है। यहाँ पे कौन कौन न्यूली मैरिड है? तो ये जो लेक्चर है ना, ये सब ओल्ड मैरिजेस के लिए, क्योंकि नाउ यू नो कि हमारे नेगेटिव पैटर्न क्या है, हमारी साइकिल क्या चल रही है, तो कैसे उसको हमने रीसेट करना है, और हम रीसेट कभी भी कर सकते हैं। तो न्यूली मैरिड को अभी ये सीख लेंगे, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एंशियस पार्टनर कैसे अवॉइडेंट पार्टनर के साथ अगर बाई चांस हो तो कैसे करें। अब आप लोगों ने अपने माइंड में धारणा बना ली है कि मैं ये पार्टनर हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर ऐसे, राइट, बट ऐसा नहीं है। आप जाओगे नेट पे, गूगल करोगे क्विज, तो फाइंड आउट अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट पार्टनर, एंशियस पार्टनर। तो मैं आपको छोटी सी वो बताती हूँ। मेरे को था कि मेरे पार्टनर तो अवॉइडेंट है, मेरे को तो अवॉइडेंस से करनी नहीं, मैं तो एंशियस स्टाइल हूँ, तो मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा, किसको लगता है कि उनका पार्टनर अवॉइडेंट है? कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो? हस्बैंड तो सबको अवॉइडेंट ही लग रहे होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं। किसको लगता है वो एंशियस है, वरियर टाइप है, जो ज़्यादा कंसर्न गिवर वरी करते हैं? किसी को नहीं लगता? सो जब हम अटैचमेंट स्टाइल देखते हैं तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको समझना, क्योंकि वो हमारा डिस्कनेक्ट कहाँ हो रहा है, हमको वहाँ से समझ आता है कि ये हमारा स्टेट ऑफ डिस्कनेक्शन। तो तभी हम एक सिक्योर वे से अटैच कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। सो पॉजिटिव साइकिल कैसे होती है, जब आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, दैट इज़ बाय प्यार से बात करना, मीठी बात करना, ये नहीं कि बटरिंग करना, बट नॉर्मल तरीके में भी अच्छे से बात करना, चिढ़ के बात करना। अ लॉट ऑफ जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत एनीमिक होती है, एनीमिया से भी चिड़चिड़ापन आता है, थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी चिड़चिड़ापन आता है, शरीर में कोई भी कमजोरी होगी चिड़चिड़ापन आएगा। तो आपने अपनी चीज़ें वो कमजोरियाँ समझनी है और उस टाइम पे अपने आप को करेक्ट करना है, एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है, एंड एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिवली बात करनी है। एंशियस पार्टनर क्या होता है, जनरली ब्लेम करता है, और अवॉइडेंट पार्टनर को क्या होता है, वो वैसे ही इतना सेल्फ क्रिटिकल होता है बचपन से, उसके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर उसको लगता है कि मैं तो किसी लायक हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हमको इसलिए भी समझनी है कि हम किसी को एक एक्सट्रीम एंड पे पुश ना करें, बिकॉज अवॉइडेंट वाले बहुत प्रोन होते हैं तो डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है, अगर उन्हें लगे कि वो बहुत यूजलेस है। और एंशियस पार्टनर्स क्या होता है, वो तो बोलते ही
ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये तो ये सब हमें चेक करना है। अपने आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसमें ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एनी रिलेशनशिप टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जनरली कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो अवॉइडेंट होता है ना, उसका नर्वस सिस्टम शट हो जाता है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में चल जाता है। सो एंशियस वाले कैसे, इससे कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, हाउ टू कोप व्हेन यू आर अ एंशियस पार्टनर और आपका सामने वाला अवॉइडेंट पार्टनर है, इज टू अपनी एनर्जी इनवर्ड लाना, टू क्रिएट स्पेस। स्पेस मतलब इज नॉट समथिंग नेगेटिव। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ स्पेस दोगे, अपने पार्टनर को टाइम दोगे डीकम्प्रेस करने के लिए, तो इट इज़ पॉजिटिव, यू आर नर्चरिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, हस्बैंड काम से आता ही है कि लेडीज शुरू हो जाती है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो शुरू हो जाता है। तो थोड़ा टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा, ताकि वो डीकम्प्रेस हो एंड वो अपने आप आपकी तरफ आए, मतलब आपका पार्टनर, तब वो एक रिसेप्टिव मोड में हो। जो बंदा शुरू सुबह से लेकर शाम तक सुन के ही आ रहा है, सुन के ही आ रहा है, तो शाम को और सुनने की एनर्जी नहीं रहती। मैं जब ऑफिस से घर आ रही थी तो मेरे घर में सब पूछ रहे थे कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा कैसा दिन था, तो मेरा मन नहीं करता बात करने का, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि क्या वो कहानी थी, क्या वो बेस था, क्या। पर मैं तब बताती हूँ जब मैं रिचार्ज होता, तो वो रिचार्ज का एक टाइम सबको चाहिए होता है, चाहे अवॉइडेंट हो चाहे एंशियस। सो अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करो कि आपको बुरा ना लगे कि अगर आपका अवॉइडेंट पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा या इंटरेस्ट नहीं ले रहा या कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने आप को वैल्यू करोगे, अपनी एनर्जीज अपने पास रखोगे, तो धीरे धीरे वो भी आपके पास अपने आप ही आपकी वैल्यू समझ पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के साइंस क्या होते हैं, आप सब पढ़ पा रहे हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आई स्टेटमेंट कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये नहीं बोलना कि अरे तुम तो हो ही ऐसे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक ब्लेम हो जाता है, राइट। आई, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सिचुएशन ऐसी आई, इसको हमें ऐसे डील करना चाहिए। तो आपने हर चीज़ अपनी तरफ करके एक पॉजिटिव वे में अपनी फीलिंग्स, अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग ना चीज़ सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, हम सबकी आदत है। जितना आप अपने अंदर पेशेंस लाओगे, सुनोगे, उतना आप एक बेटर लाइफ क्रिएट करोगे सामने वाले के लिए भी और अपने लिए। और फीलिंग्स वैलिडेट करें। अगर आपका पार्टनर अवॉइडेंट पार्टनर है जिसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप उसकी वैलिडेट करोगे फीलिंग्स। अगर वो कह रहा है कि आई एम अनकम्फर्टेबल, तो आपको वैलिडेट करनी है, ओके आई अंडरस्टैंड, आप अनकम्फर्टेबल हो, आप हम इसके बारे में 2 घंटे बात करेंगे, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में सोचो एंड फिर आप बताओ, ठीक है। लेकिन एंशियस वाले क्या होते हैं ना, ये अभी नहीं बताएगा, इसका मतलब सोच के आ रहा है, तो बाद में तो कुछ झूठ बताएगा, है ना। एक शक भी होता है, एंजाइटी भी होती है, बड़ी एक कंट्रोल का एटमोसफियर होता है, ठीक है। तो हमें अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है। ओके, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, सब लोग अपने मोबाइल पे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे दिन में आप थोड़ा टाइम तो अपने पार्टनर को दो ही दो, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, जिसमें आपके इन-लॉज का ना हो, बच्चों का इंटरफेरेंस ना हो, एनवायरनमेंट में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम वो आपने कल्टिवेट करना है, आपने बनाना है, आपने वो रूटीन बनाना है, कोई अलग से तो आने नहीं वाला। एनी मैरिज इज प्रेडिक्टेबल, 80% 90% डिवोर्स रेट बेस्ड ऑन दिस। ये है 4 वेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई मैरिज सक्सेसफुल होगी या ब्रेकडाउन हो जाएगी आफ्टर फ्यू ईयर्स। अगर तो बहुत क्रिटिसिज्म है किसी भी पार्टनरशिप में, मैरिज में, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप इस नेगेटिव पैटर्न में हो जिसमें आप बस क्रिटिसाइज कर रहे हो हर अपने पार्टनर की चीज़, तो अभी आप उसको रीसेट कर सकते हो। क्रिटिसिज्म आप समझ गए, जो मैंने आपको ब्लेम का सिखाया, ब्लेम मत करना। डिफेंसिवनेस, दोनों ही डिफेंसिव होते हैं,
ज़्यादा डिफेंसिव कौन हो जाएगा? अवॉइडेंट, क्योंकि वो अब उसका जो नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है अगर कोई कन्फ्रंटेशन होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर नहीं समझ पाते कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो आप अपने पार्टनर को ना एक बच्चे के रूप में देखोगे ना कि शायद इसके साथ बचपन में ये हुआ हो, इसलिए अब ये ऐसे पैटर्न है, तो आपके अंदर ना बहुत करुणा भाव आएगा। तो आप वो अपनी लड़ाई भूल जाओगे, आप उसको भी बच्चे के साथ देखोगे तो आपको लाइफ डील कर एक बार। कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? कोई भी जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं अपनी आँखें ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं तो इतना चिढ़ गई हूँ अपने पार्टनर से, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उसके लिए। मैं कह रही यार वो दैट इज़ ऑल्सो प्रेडिक्शन कि ये डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि ये मैरिज ब्रेक डाउन हो रहा है ये रिलेशनशिप, है ना। स्टोन वॉलिंग, जब जो दूसरा पार्टनर है जनरली अवॉइडेंट स्टोन वॉलिंग ज़्यादा करते हैं, एंशियस भी करते हैं। एंशियस क्या करते हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं, अवॉइडेंस भी करते हैं। स्टोन वॉलिंग मतलब आप बिल्कुल इमोशंस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे, बिल्कुल आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पार्टनर को। ज़्यादातर वुमेन ये करती हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं इसको, ये नहीं करते, ठीक है। अगर ये 4th स्टेज है, अगर आप इस स्टेज पे आ गए हो तो अगेन इट इज़ अ प्रेडिक्टर ऑफ डिवोर्स, बट आप ये सारी चीज़ें रीसेट कर सकते हो। एंड साइलेंट ट्रीटमेंट मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब रिकवर कर रहे होते हो ना, अगर आपको 2 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आप 2 घंटे दो, फिर 2 घंटे से 20 मिनट दो, फिर 2 मिनट दो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की एंड द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी मैरिज में एक लव मैप होता है, लव मैपिंग होती है, आपका और आपके पार्टनर का एक आइडियल गोल होता है, क्योंकि हमारे ये होप्स एंड ड्रीम्स है, हमारा ये बैकग्राउंड था, हमारा ये पास्ट था और ये हमारा फ्यूचर के लिए एस्पिरेशन है। तो किसी के लिए भी ये लव मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिड्स फॉर कनेक्शन, अगेन कई बार क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ पॉजिटिव बिड फॉर कनेक्शन करता है, बट हमको ऑलरेडी लड़ाई हो रखी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो हम उस बिड्स ऑफ कनेक्शन को हम नहीं ग्रास्प करते हैं और हम एक नेगेटिव वे में उसको कर देते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। अगर आप जितना बिड्स ऑफ कनेक्शन पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे, उतना आपका मैरिज का जो स्टेट है वो हेल्दी हो जाएगा। मैरिज, रिलेशनशिप, एनीथिंग, तो जब भी सामने वाला एक पॉजिटिव वे में आपसे बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहे हैं, आप कोशिश करोगे आप उसे रेसिप्रोकेट करो एक अच्छे वे। अगर आप उसको नेगेटिव वो करोगे ना, तो फिर शायद बाद में वो कभी वो अटेम्प्ट भी ना करे, क्योंकि दोनों में डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज़ है। अगर आपको एक सिक्योर वे में जाना है, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में जाना है, तो बिड्स ऑफ कनेक्शन को आपने उसको फ्रूशन में लाना है, उसको चैनलाइज करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेना है। रिजेंटमेंट, कोल्ड शोल्डर एंड अवॉइड करना है स्टोन वॉलिंग की जगह। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देनी, इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं देनी। एंशियस अटैचमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था दैट हम लोग दूसरों की फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी फीलिंग्स पे फोकस नहीं करते। तो एंशियस वाले थोड़ा ज़्यादा हाइपर विजिलेंट भी होते हैं, ठीक है। हाइपर विजिलेंट का मतलब कोई समझते हैं? हाइपर विजिलेंट, आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि शक करना, बट वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो। अच्छा वो गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, अच्छा वो आ रहे हैं हॉस्पिटल से, कहीं हॉस्पिटल से आते आते कुछ ना हो जाए, मन में ना एंशियस वालों के वर्स्ट केस सिनेरियो चलता है, किसी के में भी चलता है, तो वो हमें कोप अप करना है। किसी को होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मोस्टली सबको होता है, बट कोई बोलेगा नहीं, तो ट्राई करना है कि पॉजिटिव वे में रहे। एंड एंशियस अटैचमेंट साइड बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ें, कोई भी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बहुत ज़्यादा बात की खाद निकालना, वो भी अवॉइड करना। लिव लाइफ ईच डे एज इट कम्स सिंपल, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड हैप्पीनेस। एंड
what is the best gift you can give to your partner? अगर आप 6 सेकेंड किस देते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो आपकी बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है। सेम फॉर 30 सेकेंड हग। अगर आप 30 सेकेंड हग करोगे तो आप क्या करोगे, ये आपके रिचुअल्स बन गए। हमने एक इनिशियली हैबिट देखी थी ना, हर रिलेशनशिप में एक हैबिट होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है, दैट इज दिस। यू आर स्ट्रेंथनिंग योर बॉन्ड, चाहे आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी हम लोगों में आजकल ये भी होता है ना कि मैं तो इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, बट किसी भी मैरिज में, रिलेशनशिप में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर का इन्फ्लुएंस। तो थोड़ा सा फेमिनिज्म, इक्वालिटी थोड़ा सा साइड में रख के एक नॉर्मल एसोसिएशन विद एनी पार्टनर वो लाना। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया हाउ टू हैंडल अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो। बिड्स फॉर कनेक्शन, पॉजिटिव वे में रखना है, पॉजिटिव अपने पार्टनर की फीलिंग्स वैलिडेट करना है। रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन, जैसे सुबह की चाय आप साथ में पीते हो, शाम की साथ में पीते हो, इट इज़ अ रिचुअल, एक हैबिट है। या आप आधा घंटा साथ में टीवी देखते हो, बट टीवी इज़ नॉट डिस्ट्रैक्शन, बट ठीक है। एंड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि मेरे को आपकी ये चीज़ अच्छी है, आपने ऐसे किया, मुझे अच्छा है, आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो। अच्छा, आपने वो दाल बनाई थी ना उस दिन, वो बहुत अच्छी थी, आज आप फिर वो दाल बनाओ। सो ये चीज़ें हमें खुद अपनी देखनी है कि हम एक नेगेटिव सेंटिमेंट में नहीं जा रहे, अपने आप को चेक करना है। जैसे मैं आपको बताया था, नो इमोशनल मैनिपुलेशन, नो साइलेंट ट्रीटमेंट, नो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। का मतलब क्या होता है कि हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, स्टोन बॉलिंग करते हैं। ये सारा गूगल करके और पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे इसका पूरा खान है, आप और एक्सप्लेन। मैं जब भी कोई लेक्चर देती हूँ, यहाँ पे माई आइडिया इसकी आपको मैं सही राह दिखा सकूँ जिससे आपको शायद और क्लैरिटी हो, ठीक है, पर अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। सो बैलेंस की बात करी थी हमने, इक्विलिब्रियम की बात की थी, डांस ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे बहुत कॉमन फ्रेजेज हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आपको इसमें बहुत रिसर्च मिल जाएगा। सो मेंटेनिंग बाउंड्री, सेंस ऑफ मी, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। वीकली चेक्स, सेम बिड्स ऑफ कनेक्शन आपकी जो है, आप एक हैबिट बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ कि ये तो हमारा डेली रिचुअल है ही है, ये तो हम साथ करते ही। तो वो जो आप रिचुअल एक हैबिट बनाते हो ना, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, दैट is a very big predictor of the success of your marriage. And एक किसी भी रिलेशनशिप में क्यूरियोसिटी मेंटेन करना, ट्राइंग समथिंग न्यू अपने पार्टनर के साथ, यू नो, एक सेंस ऑफ एंथुजियाज्म मेंटेन करना ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिव। बाय द वे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप सबको पता लग गया होगा कि आपके हस्बैंड इतना बिजी क्यों रहते हैं। तो सबकी कंप्लेंट होती थी हमारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं हमारे लिए, है ना। अब तो इस लेक्चर का कोई मतलब ही नहीं, अब तो सब अंडरस्टैंड करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन क्यों? अगर हम एंग्शियस है, हमें पता है कि हमारी आदत है हाइपर विजिलेंस, हम ज़्यादा बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हो जाती है। एंग्शियस अटैचमेंट वाले और क्या करते हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेशन बाउंड्री हाई करते हैं। अच्छा, अगर मेरा पार्टनर ऐसे करेगा तो उसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा प्यार है, तो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री सेटिंग करते रहते हैं अपने माइंड में। पार्टनर को नहीं पता होता कि एक इमेजिनरी बाउंड्री उसको मीट करनी है, पर वो एक इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन माइंड में एंग्शियस वालों के चलती रहती है। तो हमें सेल्फ रेगुलेट करने हैं अपने इमोशंस, चाहे वो हैप्पीनेस के इमोशंस हो, चाहे सैडनेस के इमोशंस हो, हमें खुद प्रोसेस करना है, हमें खुद अपने आप को मेंटल डिटॉक्स करना है। कैसे करोगे? बाय हैविंग हैप्पी हैबिट्स, डूइंग थिंग्स जो आपको खुशियाँ लाते हैं, आपने वो करनी, चाहे कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, अर्निंग, कुछ फ्रेंड से बात करना, घूमने जाना, वॉक करना, पॉजिटिव चीज़ें करो फॉर योरसेल्फ। को रेगुलेशन, आप अपने पार्टनर को भी समझ रहे हो, उनके इमोशंस भी रेगुलेट कर पा रहे हो। अब आपको लग रहा होगा हम तो पहले इतना रेगुलेट कर चुके हैं, उसके ऊपर और रेगुलेट करते रहे, वो भी तो हमें समझे।
वल्नरेबिलिटी क्या होता है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में वल्नरेबल, क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है, हमको आता ही नहीं कि हम अपने आप को वल्नरेबल भी शो कर सकते हैं, हम अपनी डीपेस्ट मोस्ट इनर मोस्ट फियर बता सकें, एक्सप्रेस करें, तो हम अपने पार्टनर को वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो वल्नरेबिलिटी अगर आप अपनी शो करोगे, ट्रस्टिंग योर पार्टनर, और अगर आपका पार्टनर उस वल्नरेबिलिटी जो आपने शो की है उसको एक हेल्दी वे में आगे ले जाए उस बिट फॉर कनेक्शन को, तो आपका जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो और डीप हो सकता है। पर कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, आप तो एक्सप्रेस कर दोगे, आपका पार्टनर वो अपनी वल्नरेबिलिटी उस टाइम एक्सप्रेस करे या नहीं इज अ क्वेश्चन मार्क, हो सकता है वो बाद में कभी एक्सप्रेस करे, तो जब वो कभी करे तो उसे इनकरेज करो, उसकी फीलिंग्स वैलिडेट करो, उसको जज मत करो, अपना जजमेंटल कोई कमेंट मत दो कि अच्छा तो ऐसे हो इसलिए वो वैसे हो, ठीक है, उसको सुनो, बी अ गुड लिसनर। और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल इंटीमेसी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इमोशन, तो इट इज़ ऑल्सो अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ नथिंग बैड, इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप जितना उसको करोगे उससे भी आपका जो इमोशनल जो एक बैगेज है वो रीसेट हो जाए। एवरी टाइम आपका फिजिकल इंटीमेसी होगा तो आपका जो इमोशनल बैगेज है ना, इट इज़ अ रीसेट, तो इट इज़ एक बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी है टू रीस्टार्ट रीसेट अ पैटर्न, अ नेगेटिव। लव लैंग्वेजेस, ठीक है, अब क्या है, सबके अलग अलग लव लैंग्वेज होती है, किसी की फिजिकल हो सकती है कि कोई मुझे टच करे तभी वो एक्सप्रेस होता है कि हाँ हम कर रहे हैं, किसी को होता है मैंने घर के सारे काम कर दिए, साफ सफाई कर दी, तो फिर भी मेरा पार्टनर समझता नहीं कि मैं कितना प्यार करती हूँ, तो ये हमारा एक डिफरेंट वे ऑफ लव लैंग्वेज, ठीक है। जैसे लव मैपिंग थी, तो लव मैपिंग, लव लैंग्वेज, आप ये सब इस पर और इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस मतलब यू आर हेल्पिंग योर पार्टनर इन डूइंग चोर्स, तो उनको जब दोनों पार्टनर्स मिलके कुछ करते हैं घर का काम, तो भी एक बॉन्डिंग अच्छे से बनती है। सो व्हाट आर द, हमने बेसिकली क्या रिवाइज कर रहे हैं, वैलिडेटिंग अपने पार्टनर की फीलिंग्स, उनको जज नहीं करना, ट्रस्ट, अपनी वल्नरेबिलिटी शो करके ट्रस्ट करना पार्टनर को, and be kind, be graceful, loyalty, compassion, touch, empathy, these are important values in a marriage. Okay, तो जैसे मैंने आपको है सेल्फ लव, ठीक है, तो सेल्फ लव अगर आप खुद को वैल्यू करोगे, अपनी सेल्फ केयर कर पाओगे, तो आपका एनी रिलेशनशिप विल बी बेटर। तो एक ये बहुत ही अच्छा इंस्टा पे पेज है, वेबसाइट भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ लव रेनबो। तो उसमें एक कोपिंग मैकेनिज्म देते हैं कि अगर आप एंजाइटी के, हाउ यू कैन कोप विद एंजाइटी, और क्या क्या तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कैसे कोप करना है। तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से अच्छा है कि कुछ हम ये देख लें लर्न करने वाला, और कुछ हम सीख लें, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो सेल्फ केयर, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है, जो हम आत्मचिंतन करते हैं, ठीक है, एंड छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं आप वो कर सकते हो। तो पूरा एक वर्क बुक है, यू नो, आप उसमें जब थोड़ा टाइम लगा के बैठोगे देखोगे तो आपको मज़ा आएगा ये ऐसी वर्क बुक्स करने में। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस है, यू कैन डू इट, यू आर ग्रेट, यू आर फुल लव, ठीक है। जब आप अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ भी उतना ही एनकरेजिंगली बात करोगे। तो थोड़ी ग्रीफ के साथ कोपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रैटेजी में हाउ टू प्रोसेस योर ग्रीफ, तो ऑल काइंड, मतलब हर तरीके की चीज़ें हैं अवेलेबल, प्रोवाइडेड आप अच्छी चीज़ें देखो सोशल मीडिया में तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरा और मेरे पार्टनर का रिचुअल क्या है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना सुबह सुबह 2 मिनट हम देखते हैं तो हमारा कोई रिचुअल बनता है। सो बिट्स फॉर कनेक्शन एक हैबिट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
स्ट्रेस के साथ कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रैटेजीज, डिप्रेशन के साथ कैसे कोप करना है। तो हम इतने लेक्चर्स तो सुनते रहते हैं सेंट्रल लेक्चर्स, पर हम कभी जाके रिसर्च नहीं करते, देखते हैं। एंड एंजाइटी क्या होता है, कैसे ट्रिगर होता है, कैसे उसके साथ कोप करना है, सारी चीज़ें आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड जो मैंने आपको आई स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, इसमें से बहुत सारी आई स्टेटमेंट्स हैं दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। बजाय किसी को ब्लेम करना, आप अपनी फीलिंग बता रहे हो आई स्टेटमेंट में कि दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई फील। सोशल मीडिया देखो, बट एजुकेशन के लिए देखो, पर्पस के लिए देखो। ये 20 साल पुराना ज्ञान आज काम है। एंड आई होप आपने सब में से कुछ सीखा हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अबाउट एनीथिंग, आप पूछ सकते हो। वी आर ऑल हियर। किसी का कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं मैरिज के ऊपर, क्योंकि इतने सारे लोग जो बैठे हैं, बट जितना बताना था काफ़ी बता दिया।